हे वेलकम बैक टू चैनल जामा नहीं यार। सो आज कंटिन्यू करते हैं गोदान भाग 13। गोबर औंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से नब्दा माऊंगी। सबको मालूम हो गया था कब उसका ब्याह हो चुका है। इसने उससे कोई नव्वा संबंधी चचाद नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर न लिया था। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश कद्या कक उसने प्रसन्न होकर आशीर्वादत कद्या था। तुम बड़ी हो माता जी, पज्य हो पुत्र, माता के टरन से 100 जन्म लेकर भी उटर्न नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उटर्न नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। बुगढ़या इस संख्यातीत श्रेया पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुगढ़या को अपना मंगल ही कथाई कद्या। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे कि रोगी उसके हाथों नवश भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही वह घर से रूठ कर चली गई तो ककस की हेठी हुई, वह को कौन जानता है। ककस की लड़की है, ककस की नानतन है, कौन जानता है। संभव है उसका बाप घनश्यारा ही रहा हो। बुगढ़या ने ननश्यात्मक भाव से कहा, घनश्यारा तो है ही बेटा, पक्का घनश्यारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो कदन भर पानी न नमले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हुसी हो सकती है। हुसी हुई तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की। नजस ने पछा, यही पछा का ककस की न है कि यह अभी लड़की है, अबोध अलहड़ नीच मातान पता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए। तुमको तो बड़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा, मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज ये ही से पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो, उसका तो कुछ नहीं नबगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुगढ़या ने खाउड़ और सत्त नमला कर उसे खाने को कद्या। गांव के और कई आदमी मजरी की टो में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में आ पहुँचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए। आदमी पर आदमी नगरा पड़ता था। उस कदन बाजार में 4 पाउंड 100 मजदरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी ढोने वाले और संतराश सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर ननराश हो गया। इतने सारे मजदरों को कहाँ काम नमला जाता है और उसके हाथ तो कोई औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा ककवा क्या काम कर सकता है, कोई उसे क्यों रखने लगा। नबना औजार के उसे कौन पछेगा। धीरे धीरे एक एक करके मजदरों को काम नमलता जा रहा था। कुछ लोग ननराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अंधकतर वह बढ़े और ननकम में बच रहे थे। नजन का कोई 75 न था और उन्हीं में गोबर भी था, लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा नमजात खुशेद ने मजदरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा, नजस को 6 आने रोज पर काम करना हो, वह मेरे साथ आए। सबको 6 आने नमलेंगे, 5 बजे छुट्टी नमलेगी। 10 पाउच राजों और बढ़ियों को छोड़कर सबके सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 ईंटें हालों की एक नवशाल सेना सज गई। आगे नमजात थे, कंधों पर मोटा सोटा रखे हुए, पीछे भुखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भेड़े हों। एक बढ़े ने नमजाद से पूछा, कौन काम करना है मानक। नमजाद ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना। यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के 6 आना रोज दे रहा है। सनकी तो नहीं है कोई। बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है, बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है। यहाँ उसे घर पर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं है तो कौन इसका क्या कर लेगा। वह चाहे कबड्डी खेलाए
चाहे आंख नमचौनी, चाहे गुल्ली डंडा, मजरी पेशगी दे दे, ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मान ल, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसे नमल जायू तो कुछ लेकर खा लऊं। नमजाद ने झट छ आने पैसे उसके हाथ में रख कदए और ललकार कर बोले, मजरी सबको चलते चलते पेशगी दी जाएगी, इसकी चचता मत करो। नमजाद साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता नगरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी इस्सा की झोपड़ी थी। नज्स में 3-4 कुर्सियां थी, एक मेज, थोड़ी सी कक्ताबे मेज पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरी आम और नीम और अमरूद के पौधे लगे हुए थे। 10 सरी तरी को छा इल्ला बड़ा नहसा पड़ती था। नमजाद ने सबको कतार में खड़ा करके पहले ही मजरी बाउंट दी। अब कक्सी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। नमजाद ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को नमलेगी मन में ऐंठ कर रह गया। इन बुड्ढों को उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका है, पैसे तो परे नमल गए। आज युगों के बाद इन जराग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य नमला। अंधत्तर तो ऐसे थे, न जन्हे याद भी न आता था कभी कबड्डी खेली है या नहीं। कदन भर शहर में नपसते थे, पहर रात गए घर पहुँचते थे और जो कुछ रूखा नमल जाता था खाकर पड़े रहते थे। प्रात काल के वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन नीरस ननरानंद केवल एक धराद मात्र हो गया था। आज तो एक यह अवसर नमला तो बढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बढ़े ट्रियाऊ न लय, मुँह में दाऊंट न पेट में आऊंट, जाऊं के ऊपर धोनत्याऊं या तहमत चढ़ाए ताल ठोक ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बढ़ी हनड्डियों में जवानी धूंस पड़ी हो। चटपट पाली बन गई, 2 नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धप ऐसी क्रीड़ाओं के नले आदशत तो है। इधर अहाते के याटक पर नमजाद साहब तमाशाइयों को टटकट बाउंट रहे थे। उन पर इस तरह कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बाउंट देना, इस बढ़ी कबड्डी का नवज्ञापन कई कदम से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर नचपकाए गए थे, नोटिस बाउंटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का ननराला होगा। नबलकुल्ला अब तपवद भारत के बढ़े आज भी कैसे पोड़े हैं, न जन्हे यह देखना हो आयु और अपने आंखें तृप्त कर ले। नजस ने यह तमाशा न देखा वह पछताएगा। ऐसा सोवसर के न नमलेगा। टटकट 10 रुपए से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और किटनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न थी। रईसों के नले कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था। साधारण जनता के नले साई सुथरी जमीन। नमस मालती, मेहता, खन्ना, तंखा और राय साहब सभी नवराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो नमजाद ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी हो जाए। नमस मालती बोली, किलासिर का जोड़ किलासिर ही से हो सकता है। नमजाद ने मूंछों पर ताव देकर कहा, तो क्या आप समझती है मैं किलासिर नहीं हूँ? मेरे पास पुछल्ला नहीं है, लेकिन हूँ मैं किलासिर। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पछा अच्छा बतलाइए, आप आर्नेडियनलिस्ट है या मेडिटेरियनलिस्ट? मैं दोनों हूँ। यह क्यों कर? बहुत अच्छी तरह, जब जैसा मौका देखा वैसा बन गया। तो आपका अपना कोई ननश्चय नहीं है? नजस बात का आज तक कभी ननश्चय न हुआ और न कभी होगा। उसका ननश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ? और लोग आंखें एड़ कर और कक्ताबे चाट कर नजस नतीजे पर पहुँचे हैं। वहाँ मैं यूं ही पहुँच गया
आप बता सकती हैं? कक्सी क्लासर ने अकली गद्दे लड़ाने के नस्वाए और कुछ का क्या है? डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चले हमारी और आपकी हो ही जाए, और कोई माने या न माने मैं आपको क्लासर मानता हूँ। नमजाद ने खन्ना से पूछा, आपके नले भी कोई जोड़ ठीक करूँ? मालती ने पुचारा, कद्या हाउ इन्हें जरूर ले जाइए नमस्टर तनखा के साथ। खन्ना झेंपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। नमजाद ने राय साहब से पूछा, आपके नले कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओंकारनाथ का है, मगर वह आज नजर ही नहीं आते। नमजाद और मेहता भी नंगी देह केवल जानघे पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दसरा उधर खेल शुरू हो गया। जनता बर्थडे को लेलो पर पूछती थी, तानल्याओं बजाती थी, गानल्याओं देती थी, ललकारती थी, बांजाओं लगाती थी। वाह, जरा इन बर्थडे बाबा को देखो, ककस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मार कर ही लौटेंगे। अच्छा, 10 सरी तरी से भी उन्हीं के बड़े भाई नंतले दोनों कैसे पैंतरे बदल रहे हैं। इन हन्यायों में अभी बहुत जान है भाई। इन लोगों ने न जितना घी खाया है उतना अब हमें पानी भी मयसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा, हम तो यही देखते हैं। तक इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुनक्कल से ननकलेंगे। वह उधर वाले बुढ़े ने इसे दबोच न लिया। बेचारा छठ ननकलने के नले ककतना जोर मार रहा है, मगर अब नहीं जा सकते। बच्चा एक को 3 नल पट गए। इस तरह लोग अपने कदलचस्पी जानहर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। नखलानड़ियों के आघात प्रंतघात, उछलक धरपकड़ और उनके मरने जीने में तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरी से कह पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग छोड़ दो का गुल मचाते। कुछ लोग तैश में आकर पाली की तरी दौड़ते, लेकिन जो थोड़े से सज्जन शानम्याने में ऊंचे दर्जे के टटकट लेकर बैठे थे, उन्हें इस खेल में नवशेष आनंद न नमल रहा था। वे इससे अंधक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने चज्जर का ग्लास खाली करके नजगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह कद्या बैंक इससे कम सदा पर कक्सी तरह राजी न होगा, और यह तरायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मामला है। राय साहब ने मऊछों में मुस्कुराहट को लपेटकर कहा, आपकी नीयत में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चांद है। यहाँ आप क्या इरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ सैयद प्रताप चसा से आपने केवल 7% न लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं, और उस पर एहसान भी रखते हैं, क्यों न हो। खन्ना ने कहा मारा, मानो यह कथन हूसने के ही योग्य था। उन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सद्दा ले लूंगा। हमने उनकी जायदाद रेहन रख ली है, और शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ न जाएगी। मैं भी अपने कोई जायदाद ननकाल दूंगा। 9% देने से यह कहीं अच्छा है, कत्यालत जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप ननकलवा दे, कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी का सुबीते से ननकलना जरा मुनक्कल है, आप जानते हैं। वह जगह बस्ती से कक्तनी दर है, मगर खैर देखूंगा। आप उसकी कीमत का क्या अंदाजा करते हैं? राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे जमीन भी तो है उसके साथ। खन्ना स्तन्नभत हो गए। बोले, आप आज से 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको माल महोना चाहे कक इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे, औरों से शायद 10% हो। क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहे दे दीजिएगा,
अब तो राजी हुए? शुगर के नहज से अभी तक आपने न खरीदे? अब बहुत थोड़े से नहज से बच रहे हैं, हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने न ली। आप में टालमटोल की बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टालमटोल है, तब 10 सरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं, टरियासत आदमी की अक्ल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं ताल्लुकेदारों की टरियासतें जब्त कर लूं। नमस्टर तंखा मालती पर जाल ये कर रहे थे। मालती ने साई कह कद्या था कक वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पढ़ना चाहती, पर तंखा आसानी से हार मानने वाले व्यनी न थे। आकर कुहनियों के बल मेज पर टटक कर बोले, आप जरा उस मामले पर किर नवचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको किर न नमले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कब कौंसिल में ऐसे लोग जायु न जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया और जनता की कुछ सेवा की है। नजस मनहला ने भोगन विलास के नस्वा कुछ जाना ही नहीं। नजस ने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा। नजस की सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां है जो वह गवर्नरों और सेक्रेटरियों को कद्या करती है। उनके नले इस कौंसिल में स्थान नहीं है। नई कौंसिल में बहुत कुछ अंधकार प्रंतन नंदयों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अंधकार अनांधकारियों के हाथ में जाए। मालती ने पीछा छुड़ाने के नले कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हजार इलेक्शन पर खर्च करने के नले कहाँ है? रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 1000-500 रुपए उनसे नमल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप यह बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं? जाना तो चाहती हूँ, मगर फी पास नमल जाए तो यह मेरा नजम्मा रहा। आपको फी पास नमल जाएगा? जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की नजलत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपए की थैलियां खोल देंगी और एक एक वोट पर अशी चढ़ने लगेगी, तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यनी भी एक चीज है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के नस्वा और क्या जनसेवा की है। और सच पर नछे तो उस बार भी मैं अपने मतलब ही से गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। नवद्या और सेवा और कुल्ला जानत सब धन के सामने है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझे। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई मनहला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी है। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। न जिस तरह के कौंसल बन रहे हैं, उनके नले रानी साहब ही ज्यादा उपयोगी है। उधर मैदान में मेहता की टीम कमजोर पड़ती जाती थी। आधे से ज्यादा नखलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। नमजाद इस इनके उस्ताद थे। मेहता की तातीलें अनभनय के अभ्यास में कटती थी। रूप भरने में वह अच्छों को चक्कर कर देते थे और नमजाद के नले सारी कदलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और पटरियों के भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह नपट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से उबे हुए माल में होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुई कर कद्या। उठकर बोले, जी हाँ, नपट तो रही है। नमजाद पक्का नखलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सजी व्यथत अपनी भद्द करा रहे हैं। इसमें काहे की भद्दत?
कदलगी ही तो है। मेहता की तरी से जो बाहर न निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पछा, क्या इस खेल में हाई टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सजी, बोले आप चले थे नमजाद से मुकाबला करने, समझते थे यह भी किलौसी है। मैं पछती हूँ, इस खेल में हाई टाइम नहीं होता। खन्ना ने किर नचढ़ाया, अब खेल ही खत्म हुआ जाता है, मजा आएगा तब जब नमजाद मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे, मैं तुमसे नहीं पछती, राय साहब से पछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाई टाइम एक ही एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहे, इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई, आपकी तो नहमत न पड़ी बाहर न निकलने की। मैं गुवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे नले टेनिस है। टेनिस में भी मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें इटकार बताकर किर अपनी जगह पर आ बैठी। कक्सी को मेहता से हमदर्दी नहीं है, कोई यह नहीं कहता कक अब खेल खत्म कर कद्या जाए। मेहता भी अजीब बुद्ध आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते। यहाँ भी अपनी न्यायप्रियता कदखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरी से तानल्याव पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरी और होंगे और लोग ककतने खुश हो रहे हैं। जो अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरी बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था वह तोड़ कद्या गया। स्वयंसेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कक ज्वार अन्नतम चब्दू तक आ पहुँचा और मेहता अकेले बच गए। और अब उन्हें गऊंगे का पाटत खेलना पड़ेगा। अब सारा दारमदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है, नहीं हार का सारा अपमान और लज्जा नलये हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वह 10 सरे पक्ष के नजतने आदमियों को छाकर अपनी पाली में आएंगे, वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरी जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता को ओर लगी हुई थी। वह मेहता चले, जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर न लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता ककतने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गनत जनता पर प्रंतन बचबत हो जाती है। कक्सी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुक पड़ता है। वातावरण गमद हो गया। पारा ज्वालाचबदू पर आ पहुंचा है। मेहता शत्रुदल में घुसे, दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है, कक मेहता की पकड़ या स्पशद में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को आशा थी कक मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो नजला ही लेंगे। वे नन्राश होते जा रहे हैं। सहसा नमजाद एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के नले जोर मार रहे हैं। नमजाद को पाली की तरी खींचे नले आ रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुनक्कल है, कब कौन नखलाड़ी है, कौन तमाशाई। सब एक में गड़मड़ हो गए हैं। नमजाद और मेहता में मल्लयुद्ध हो रहा है। नमजाद के कई बुढ़े मेहता की तरी लपके और उनसे नलपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह कक्सी तरह खींच खाऊंच कर 2 हाथ और ले जाए तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर एक वह इंच भी नहीं नखसक सकते। नमजाद उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें भी भटी बनी हुई हैं, पसीना टपक रहा है और नमजाद अपने स्थल शरीर का भार नले उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, नमजाद खुशेद, यह ये यद नहीं है, बाजी ड्रान रही। खुशेद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक यह ची न बोलेंगे मैं हर नगज न छोड़ूंगा। क्यों?
नहीं ची बोलते। मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के नले, आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। नमजाद ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ, आप इनसे कह दे। ची बोले, मैं अभी उठा जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर नमजाद ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे? उसी वे जैसे कोई भूकंप आ गया। नमजाद साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोनपयाओं और पगंडियाओं और छनड़ियाओं उछाल रहे थे। कैसे यह कायापलट हुई, कोई समझ न सका। नमजाद ने मेहता को गोद में उठा न लिया और नलए हुए शानम्याने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बारगी पलट जाने पर नवंसमत था। सभी मेहता के जीवट और दम और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदरों के नलए पहले से नारंगियाओं मूंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी देकर नवदा कक्या गया। शानम्याने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और नमजाद एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। मनहला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। नमजाद ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। जब ही तो मुझे हैरत हो रही थी, कब आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शमत से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े बेमुरौवत आदमी हैं, नमजाद जी। मुझे आज मालूम हुआ कुसर इनका था। यह क्यों ची नहीं बोलते थे? मैं तो ची न बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर नमत्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग नवदा हुए। मालती को भी एक नवंजट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और नमजाद रह गए। उन्हें अभी याद करना था, नमट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। नमजाद ने पछा, शादी कब तक होगी? मेहना ने अचंभे में आकर पछा, ककस की? आपकी? मेरी शादी ककस के साथ हो रही है। वाह, आप तो ऐसा उड़ रहे हैं, गोया यह भी नच पाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे नबल को लखर नहीं है। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं, नमस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी? मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल नबल को गलत है नमजाद जी। नमस मालती हसीन है, खुशमिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल है, और भी उनमें कक्तनी ख नब्याऊ है। लेकिन मैं अपने जीवन सनगनी में जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है और न शायद हो सकती है। मेरे ज़हन में औरत विया और त्याग की मरशत है, जो अपने बेज़बानी से, अपनी कुबादनी से, अपने को नबल को नमता कर पनत की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे, मदन अपने को क्यों नहीं नमतादा? औरत ही से क्यों इसकी आशा करता है? मदद में वह सामर्थ्य ही नहीं है। वह अपने को नमटाएगा तो शन्य हो जाएगा। वह कक्सी खो में जा बैठेगा और सवादत्मा में नमल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझ कर कक वह ज्ञान का पुतला है। सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना क्या करता है? स्त्री पृथ्वी की भावना धैर्यवान है, शानत संपन्न है, संहर्षणु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा हो जाती है। पुरुष आकर्षक होता है स्त्री की ओर जो सवांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षक नहीं कक्या। मैं आपसे ककन शब्दों में कहूँ कक स्त्री मेरी नजरों में क्या
है, संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रणतमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कब मैं उसे मार ही डालूं तो भी प्रणच्छसा का भाव उसमें न आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने कक्सी स्त्री को प्यार करूँ तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में नगर पड़ूंगा और उस पर अपने को अबदन कर दूंगा। नमजाद ने नसर नहला कर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही न मिले। मेहता ने हाथ मार कर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी एक ही नमसाल दींजे, नमसेज खन्ना को ही ले लींजे। लेकिन खन्ना अभागे हैं, जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचे ककतना त्याग है और उसके साथ ही ककतना प्रेम है। खन्ना के रूपासी मन में शायद उसके नले रत्ती भर भी स्थान नहीं है। लेकिन आज खन्ना पर कोई आगत आ जाए तो वह अपने को उन पर न्योछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाए तो भी उसकी व्यादारी में इकद न आएगा। अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे एक कदन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर नपेंगे। मैं ऐसी बीबी नहीं चाहता नजस से मैं आइंस्टीन के नसियान पर बहस कर सकूं, या जो मेरी रचनाओं के प्रति देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पनवत्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ किए रते हुए जैसे कोई भली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है नमस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं न मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कक नमले। मेहता ने हंस कर कहा, आप भी तलाश में रहे, मैं भी तलाश में हूँ। शायद कभी तकदीर जागे, मगर नमस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं। कन्हैया नलख दहू, ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने और नवदा हो गए। शाम हो गई थी। नमजाद ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। नमजाद ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ अब तुम्हारी छुट्टी है, कल के आओगे? गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ मानक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। ककतना नमलेगा हुजरा, नजतना तमाऊंगे। मैं क्या मांगू, आप जो चाहे दे दे। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे और खबकस कर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता, उसे रुपए नमले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपए नमले तो क्या पछना, वह तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे नलय कोठरी नमल जाए वहीं पड़ा रहूंगा। हाउ जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा। किसी झोंपड़ी में एक ककनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वगत नमल गया। So thank you for watching. See you in the next video.